हमारे साथ अभी मौजूद हैं तरुण नायर सर। तरुण नायर सर कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं और अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के मकरा प्रोग्राम में लीड हैं। तरुण सर, बहुत-बहुत स्वागत है। आपने अभी अंदर रिवर फ्लो पर बात की है। मुझे अगर थोड़ा-सा ब्रीफ में बता सकें मेरे दर्शकों के लिए कि रिवर फ्लोज़ को बाधित करने में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित कर रही हैं उस रिवर फ्लो को, और क्यों ज़रूरी है कि फ्री फ्लोइंग रिवर हो? हुँ। तो अभी पिछले कुछ साल से आप शायद सुनते आ रहे हैं कि अविरल धारा के बारे में बात कर रहे हैं और पर अभी मेन चैलेंज है कि जहाँ-जहाँ पे भी घड़ियाल और ऐसे जो विलुप्त होने की तादाद पे जो प्राणी हैं, उनका जहाँ पे भी पॉपुलेशन बचे हैं, वो सब ऐसे रेगुलेटेड रिवर्स है। मतलब उसमें बाँध या कुछ ना कुछ बना हुआ है और उसकी वजह से बिल्कुल बहाव तो नहीं है। गर्मी की सीज़न में ऐसे बुरा हालत हो जाता है कि आप साइकिल से या पैदल ही आर-पार कर सकते हैं बड़ी-बड़ी नदियों में, मैं छोटे नाले की बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक स्थिति है और उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो जो कनेक्टिविटी है नदी में वो टूट जाती है। तो जितने भी जानवर और ये सब इनके पॉपुलेशन रहते हैं, वो बस जहाँ-जहाँ पे गड्ढे रहते हैं वहीं पे बचे रहते हैं और वो आइसोलेटेड हो जाते हैं एक दूसरे से। वो एक है। फिर जितने भी थ्रेट्स हैं, हर एक थ्रेट जैसे पोल्यूशन आप सोच लो, एक तो जितने भी एसटीपीस और ये सब बने हैं अभी नए प्रोजेक्ट्स में भी, वो कम है, कैपेसिटी से काफ़ी कम ही है। और अगर ऊपर से फ्लो नहीं आ रहा है तो पोल्यूशन उसको डाइल्यूशन करने का कोई रास्ता तो नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स मैग्नीफाई होते हैं। और उसके बाद जैसे फ़िशिंग आप मान लो, तो फ़िशिंग का भी अभी जो जहाँ पानी होगा वहीं पे मछली होंगे और ये सब जानवर वहीं पे रहेंगे, तो फ़िशिंग में भी पकड़े जाएंगे ये सब, क्योंकि ये लोग उसी जगह पे जाएंगे जहाँ जानवर बचे रहें। वो है। फिर बाकी प्रॉब्लम जैसे सैंड माइनिंग है, तो उनके इंडिविजुअली बहुत सारे पहले से थ्रेट्स हैं हर एक चीज़ से। और पर ये जब पानी का ये नहीं है, फ्लो नहीं है ऊपर से, तो वो थ्रेट्स मैग्नीफाई हो जाते हैं कि जानवर वहाँ से एस्केप नहीं कर पाते और नदी नहीं रहा। हाँ, वो बस तालाब जैसे बन गया और बस दूर से देखेंगे तो शायद नदी लगेगा आपको, पर वो फंक्शनल नदी तो नहीं है। हाँ, तो ये चैलेंज है हमारे लिए। सर, आपके प्रेजेंटेशन को सुनते हुए एक जो समझ बन रही थी, जो अगर गलत है तो प्लीज़ पॉइंट आउट करिएगा, कि जो घड़ियाल जैसे जानवर हैं जो इंडेंजर्ड हैं और जो ट्रेड से बचाया जाना, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीगल ट्रेड से बचाया जाना ज़रूरी है, जब रिवर फ्लो नहीं होती है तो ये ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज भी रहते हैं और इन तक अप्रोच करना किसी भी शिकारी के लिए बहुत आसान होता है। तो क्या ये भी एक पॉसिबल थ्रेड है जिस पर बात की जानी चाहिए? अभी पिछले से मान लो 40-50 साल से ऐसे डायरेक्ट हंटिंग का थ्रेट नहीं था। अभी कुछ 2-4 साल से अभी मिल रहे हैं कि घड़ियाल हैचलिंग्स को भी निकाल के तस्करी किया जा रहा है, तो ये अभी इमर्जिंग या नया थ्रेट जैसा है। तो पर हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर बहाव कम है तो वो उसका भी चैलेंज बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्सेस पॉइंट्स है वो आसानी से लोग पहुँच जाएंगे और एस्केप रूट से जो भी है गहरा पानी ऐसे जगह कम हो रहे हैं। सर, एक और चीज़ है, आपने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की भी बात की थी। उसमें जब भी एक आर्गुमेंट आता है वो ये आता है कि एक नदी में एक्स्ट्रा पानी है, इसलिए दूसरी नदी पे वो छोड़ा जा सकता है। आपने उसको यहाँ पे काउंटर किया था, बोला था कि तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कितना, ये कंसेप्ट जो है या फिर ये जो नोशन है, ये जो तर्क है, ये क्यों गलत है? तो सरप्लस पानी का जैसे इकोलॉजिकली माना जाएंगे या हाइड्रोलॉजिकली मानेंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उसका वो कैसे काउंटर करे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे हमारा समझ में उनको लगता है कि अगर कोई बेसिन में कम लोग हैं, कम उपयोग करने वाले लोग हैं पानी, तो उनको लगता है कि पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो वेस्ट है। पर उसमें बिल्कुल जो नदी का काम है, जो इकोलॉजिकल रोल है, हाइड्रोलॉजिकल रोल है, उसको एकदम इग्नोर किया जा रहा है। और बस एक ही जो सोच है उनका कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पानी को सिर्फ वाटर रिसोर्स जैसा सोच रहे हैं। वो उसका जो इकोलॉजिकल फंक्शन है वो एकदम इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, तो उसमें सबसे गलत बात जो है इसी पे है। इससे पहले वाली कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाह रहा था आपसे कि डैम और घड़ियालों का आपने सीधे सीधे कोरिलेशन बताया था कि डैम्स किस तरीके से घड़ियालों के
के कंजर्वेशन में एक बड़ी बाधा है। खासतौर पे आपने बताया था कि अगर बिना वार्निंग के, चूँकि उनके लिए तो ये वार्निंग सिस्टम इस तरीके से नहीं काम करता है, जब पानी छोड़ा जाता है तो उनकी जो नेस्टिंग साइट्स है वो खराब हो जाती है। उसके बारे में थोड़ा-सा बता। हाँ, तो अगर जैसे आइडियल सिचुएशन होगा तो ऐसा चाहेंगे कि अगर पानी छोड़ा जा रही तो वन विभाग के साथ या जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके उनको ये तय करना है कि कितना पानी छोड़ा जा सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम में कम डैमेज हो, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। पर अभी ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं लगा है कहीं पे भी कि ऐसे कंसल्ट करके एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। और चैलेंज तब जब बढ़ता है कि एक से ज़्यादा अगर स्टेट है तो फिर मल्टी स्टेट मल्टी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होना पड़ता है, और वो तो जैसे मालूम ही है कि बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, सॉल्व किया जा सकता है पर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। हाँ, ये तो चैलेंज ही है। सर, अगर आप एग्जांपल देके ये बता सकें कि चूँकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और इस तरीके की मानवीय गतिविधियाँ अगर जारी रहती हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज से होने वाला थ्रेट है इन स्पीशीज़ को या फिर नदी को भी, वो किस तरीके से एम्प्लीफाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है? क्लाइमेट चेंज ओवरऑल देखेंगे तो थ्रेट है ही। एक तो क्योंकि जैसे घड़ियाल और कछुए हैं, इनका जो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और क्योंकि फिर अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है कि एक ही सेक्स पे बायस हो जाएगा पॉपुलेशन। पर ये जैसे आजकल के थ्रेट्स हैं जो बिल्कुल आमने सामने दिख रहे हैं, वो ज़्यादा खतरा उसी से है। सर, लास्ट सवाल बस ये है, प्रोजेक्ट घड़ियाल के 50 साल पूरे हो गए हैं 2025 में। आपने कल बोला था कि आप हालांकि इस तरीके से नहीं इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इनिशियल डेज से लेकर के अभी तक आप ऑब्जर्वर और स्टूडेंट के तौर पे आपने उसको ऑब्जर्व किया है। थोड़ा सा अगर बता सके कि इस पूरे 50 साल की जर्नी में कौन सी सफलताएं हैं या उपलब्धियां हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे देखी जानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक और स्पीकर हैं बीसी चौधरी साहब हैं, उन्होंने बताया कि अब नया इस पर प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का दो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो काफ़ी सारे अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था और उसका प्रभाव आज भी दिख रहा है कि बहुत सारे जो पॉपुलेशन बचा है यहीं इसी एरिया में बचे हैं। दूसरा जो कंपोनेंट था कि वो अंडे ले आते थे और उनको कैप्टिविटी में बचा के रखते थे 2-3 साल के लिए, जब तक वो 1.5 मीटर तक ना हो। पर ये जो कंपोनेंट है इसका, क्योंकि अभी तो जब प्रोजेक्ट चालू हुआ तब से आज तक शायद 8-10 हज़ार घड़ियाल के बच्चे छोड़े होंगे, और जब सर्वेस करते हैं और ये सब मार्क किया हुआ जानवर, उनके पूंछ पे निशाना लगाते हैं, तो जब भी सर्वेस करते आए हैं आज तक शायद एक भी बड़ा जानवर अडल्ट जो माना जाएगा, एक भी अडल्ट नहीं देखा है जिसमें पुराना निशान है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर सक्सेसफुल है वो कंपोनेंट, तो वो सारे जानवर क्यों नहीं दिख रहे हैं। और जितने भी अभी ब्रीडिंग पॉपुलेशंस हैं आज 50 साल के बाद, वो वहीं पे है जहाँ प्रोजेक्ट के पहले भी ब्रीडिंग पॉपुलेशंस था। तो 50 साल बाद कोई नया ब्रीडिंग पॉपुलेशन एस्टेब्लिश तो नहीं हुआ, और प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल मानेंगे जब जो रिलीज़ किया हुआ पॉपुलेशन है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो, तो वहाँ पे ब्रीडिंग होना, प्रजनन होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अभी तक तो वो दिखा नहीं है। हाँ, तो उसका एविडेंस नहीं है बस। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।